Hello everyone. So in the last class, we did crystal, lattice, basis, and the translational operation T and the translational vectors A, B, and C. We did the basic definitions of these things, and then we saw that lattice plus basis gives the crystal structure. In 3 dimensions, the lattice is known as space lattice. ठीक है, अब एक चीज देख लो, जैसे मैंने सबसे पहले तुम लोगों को क्या बताया था, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज अबाउट क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. क्रिस्टलाइन में मैंने क्या बताया था, देयर इज रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ठीक है, और अमॉर्फस में मैंने बताया था जो एटम्स हैं दे आर नॉट पीरियोडिकली अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड इन इररेगुलर मैनर. तो जैसे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो मैं बोल रही हूँ वो तुम लोगों को समझ में आ जाए मैं क्या बोल रही हूँ. जैसे इसमें देखो एक पर्टिकुलर पैटर्न है विच इज रिपीटेड इन ऑल दी 3 डायमेंशन. तो दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड. एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है इन ऑल दी 3 डायमेंशन थ्रू आउट दी क्रिस्टल. ठीक है, अब इसको हम एक यूनिट सेल भी कह सकते हैं. ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जिसको जब हम रिपीट करेंगे 3 डायमेंशंस में तो हमें इंटायर क्रिस्टल मिल जाएगा. ठीक है, एमॉर्फस क्या है, दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इन विच देयर इज इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, एटम्स जो है दे आर अरेंज्ड इररेगुलरली. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ अमॉर्फस सॉलिड्स का. ठीक है, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल बताया था. तो आज हम क्या शुरू करेंगे, टुडे वी विल स्टार्ट विद द यूनिट सेल. ठीक है, तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन क्लियर है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्लियर है. नेक्स्ट मैंने बताया था कि अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल है उसमें जो एटम्स है उनको अगर मैं पॉइंट से रिप्लेस कर दूं तो इस क्रिस्टल को मैं स्पेस लैटिस कह सकती हूँ, और जो वो पॉइंट्स है उनको लैटिस पॉइंट्स कहते हैं. और जब उन पॉइंट्स पे मैं फिर से बेसिस डाल दूंगी तो मेरे पास इंटायर क्रिस्टल आ जाएगा. ठीक है, ये अब तक हम कर चुके हैं जो बहुत ही सिंपल है. सारी डेफिनेशन आई होप सबको क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज यूनिट सेल. यूनिट सेल में कई बार बता चुकी हूँ क्या होता है. ये एक 2 डायमेंशनल एरे बना रखा है. यूनिट सेल क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल विच ऑल्सो कम्स इन द एग्जाम. It may be defined as the smallest geometrical figure which when repeated itself in 3 dimensions produces a crystal. जैसे मैंने अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल दिखाया था. यहाँ पर जैसे सपोज मेरा ये यूनिट सेल है ABCD. ठीक है, फिर इसको जब मैं रिपीट करती जाऊंगी इन ऑल द 3 डायमेंशन आई विल गेट द इंटायर crystal. So ABCD can be considered as the unit cell. ठीक है, ये हमने जो फिगर बनाई है 1.03, दिस इज द 2 डायमेंशनल लैटिस. तो इसके जो यूनिट सेल्स हैं उनकी 2 ही एक्सिस है, A और B. पर यूजुअली जो यूनिट सेल होता है वो हमारा पैरेललोपिपेड होता है इन 3 डायमेंशंस. ये मैंने लास्ट क्लास में भी बनाया था. तो इंस्टेड ऑफ 2 क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर्स और क्रिस्टल एक्सिस और बेसिस वेक्टर्स, इंस्टेड ऑफ 2 वी हैव 3, A vector, B vector and C vector. This is A vector along x axis, B vector along y axis, C vector along z axis, and this can be considered as the origin. तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द यूनिट सेल फॉर अ 3 डायमेंशनल लैटिस. इसको जब मैं आगे आगे रिपीट करती जाऊंगी देन आई गेट द इंटायर स्पेस लैटिस. So in 3 dimensional case we have parallelopipeds as unit cells. ये क्या है हमारे पास, ये पैरेललोपिपेड है.
तो सच, अब इसमें क्या है, यूनिट सेल की डेफिनेशन पता चल गई, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसको जब हम रिपीट करते जाएंगे तो हमें इंटायर लैटिस जो है या इंटायर क्रिस्टल जो है मिल जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल में जो यूनिट सेल होता है उसको हम पैरेललोपिपेड कहते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे इन डिटेल 2 डायमेंशंस में और 3 डायमेंशंस में डिफरेंट ब्राई लैटिसेस और उनके यूनिट सेल्स। जब हम पढ़ेंगे वो चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। अभी क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल? And in 3 dimensions, the unit cells are nothing but the parallelopipeds. Next, there are 2 types of unit cells, primitive unit cells and non-primitive unit cell. Now, what is the difference between primitive and non-primitive unit cell? Primitive unit cell वो unit cell होता है in which we have 1 lattice point per unit cell. Primitive cell क्या है? Which has 1 lattice point per unit cell. Primitive cell is also known as the minimum volume cell. Unit cells which contain only 1 lattice point are known as primitive cells, and it is also known as the minimum volume cell. 1 lattice point per unit cell का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो यूनिट सेल जिनमें सारे लैटिस पॉइंट्स या एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अगर सारे लैटिस पॉइंट्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, और अगर कॉर्नर के अलावा विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल भी कोई लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। जैसे ये जो ABCD यूनिट सेल है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्योंकि सारे लैटिस पॉइंट्स जो है कॉर्नर पे हैं, A, B, C और D पॉइंट पे हैं, एट द कॉर्नर है, कोई भी अलोंग द लेंथ नहीं है बीच में या विद इन द बॉडी, कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट करता है। अब इस लैटिस पॉइंट पे अगर मैं एटम डालूंगी तो इस तरीके से आ गया, इस लैटिस पॉइंट पे जब एटम डालूंगी तो ऐसे आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर और C पॉइंट पर। ठीक है, तो ये जो एक एटम है उसका कितना पोर्शन शेयर्ड है इस यूनिट सेल में? ये पूरा 360 है ना, कितना पोर्शन शेयर्ड है? 1/4 पोर्शन जो है इस पूरे एटम का वो शेयर्ड है इस यूनिट सेल में। ठीक है, ये 1/4 पोर्शन है ना, अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये 1/4 पोर्शन जो है यूनिट सेल का वो शेयर्ड है, सॉरी 1/4 पोर्शन जो है एटम का वो शेयर्ड है इस यूनिट सेल में। तो हमारे पास कितने यूनिट सेल है, सॉरी कितने एटम्स है कॉर्नर पे यूनिट सेल के? 4 एटम्स है, A, B, C और D पर 4 लैटिस पॉइंट्स है। ठीक है, और उसका कितना शेयर है इस यूनिट सेल में? 1/4 शेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे पास कितना आ गया? 1। इसका मतलब दिस यूनिट सेल इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें सारे एटम्स जो हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। दैट मींस जो टोटल लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है वो 1 है। ये 2 डायमेंशन में है यूनिट सेल, इसलिए हर एक एटम का शेयर इस यूनिट सेल में 1/4 है। 3 डायमेंशंस में जैसे ये पैरेललोपिपेड है, 3 डायमेंशंस में जो हमारे पास यूनिट सेल है उसमें कितने लैटिस पॉइंट है? 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो हमारे पास 8 लैटिस पॉइंट्स है एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, और हर एक जो एटम है कॉर्नर पे उसका शेयर इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना है ये तुम सबको ऑलरेडी पता है। 8 हमारे पास लैटिस पॉइंट्स हैं कॉर्नर पे, हर एक का शेयर इस यूनिट सेल में 1/8 है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल हो गया 1। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रिमिटिव यूनिट सेल।
ये जो पैरेललोपिपेड बनाया है मैंने, अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करती हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें सारे एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लेती हूँ या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल लेती हूँ, तो दे आर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम है वो कॉर्नर पे और एक विद इन द बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, तो वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। सिमिलरली फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है एज वेल एज एट द फेस सेंटर्स। हमारे पास टोटल 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस के सेंटर पे एक एक लैटिस पॉइंट और एटम और प्रेजेंट होता है। तो फेस सेंटर्ड जो है वो भी एग्जाम्पल है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक जो है वो एग्जाम्पल है प्रिमिटिव यूनिट सेल का। अब आई होप ये तुम सबको पता है कि जो एटम है कॉर्नर पे क्यूबिक यूनिट सेल में, उसका जो शेयर है एक यूनिट सेल में वो 1/8 होता है। और क्यों होता है, ये देखो, जैसे तुम अपने जहां बैठे हो वहां देखो, किसी भी रूम को एक क्यूब कंसीडर करो और रूम के एग्जैक्टली कॉर्नर पे देखो, ठीक है। रूम का सपोज ये कॉर्नर है, तो वहां पे 3 लाइन जा रही है इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और ये दोनों लाइंस फ्लोर की लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये 3 एक्सिस हो गए हमारे पास, ठीक है। लेट्स से एक्स, वाई एंड जेड। सिमिलरली अगर ये मेरे पास एक्स है सपोज, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो इसके अपोजिट भी एक एक्सिस है विच इज माइनस एक्स, ठीक है। एक्स के अपोजिट भी एक एक्सिस है विच इज माइनस एक्स, वाई के अपोजिट भी एक एक्सिस है विच इज माइनस वाई, जेड के अपोजिट भी एक एक्सिस है विच इज माइनस जेड, ठीक है। ये यहाँ पर मैं बना नहीं सकती 3 डायमेंशनल फिगर, पर तुम अपने रूम में जरूर देख सकते हो। एक जो कॉर्नर है वहां से 3 लाइन निकल रही हैं, 2 लाइन तुम्हारी फ्लोर बना रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 लाइन हो गई और एक लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया, हर एक लाइन के अपोजिट एक और लाइन है, ठीक है। तो टोटल शेयर जो है वो कितना हो गया, टोटल शेयर जो है एक एटम का एक यूनिट सेल में वो होगा 1/8, ठीक है। क्यों होगा, तुम अपने रूम के कॉर्नर को देखो और उस कॉर्नर पे एक स्फेयर ड्रॉ करो, ठीक है। मतलब इमेजिन करो एक स्फेयर, तो वो स्फेयर जो है कहाँ कहाँ कट करेगा, ठीक है। वो स्फेयर जो है यहाँ पर उसका जो पोर्शन आएगा इस फ्लोर पे, ये पोर्शन जो है सिर्फ 1/8 पोर्शन होगा, बाकी पोर्शन जो है वो बाहर होगा। 4 पोर्शंस ऊपर हैं स्फेयर के, 4 पोर्शंस नीचे हैं उस पॉइंट के, ठीक है। हमारे पास एक रूम है, ठीक है। ये एक रूम है, इसके यहाँ पे भी एक रूम है, यहाँ पे भी एक रूम है, यहाँ पे भी एक रूम है, ऐसे ही नीचे भी 4 रूम्स हैं, ठीक है। तो टोटल शेयर एक पॉइंट का 1/8 होगा, ठीक है। इसको तुम देख लो कॉर्नर पे करके, अगर देखोगे रूम में तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो 3 डायमेंशन में जो कॉर्नर एटम है उसका शेयर यूनिट सेल के अंदर 1/8 होता है, ठीक है। ये तुम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, ठीक है। सो व्हाट आर प्रिमिटिव सेल्स, ये क्लियर है, विच आर हैविंग लैटिस पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स ओनली। सो EFGH, this is also a primitive unit cell since it has lattice points at the corners only and this is the minimum volume cell. नेक्स्ट हमारे पास ये एक यूनिट सेल है MNOP। ये जो यूनिट सेल है हमारा, दिस इज नॉट अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, दिस इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल इज नॉट 1। 4 एटम्स तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और 2 एटम्स जो हैं MN और OP के सेंटर पे प्रेजेंट हैं। सिमिलरली PQRS जो है, दिस इज ऑल्सो अ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। 4 एटम्स जो है कॉर्नर पे हैं, एक एटम जो है वो बॉडी सेंटर पे है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए PQRS में,
यहाँ पर अगर मैं एटम बना रही हूँ तो 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में शेयर होता है 1/4, 3 डायमेंशन में होता है 1/8। टोटल एटम्स 4 हैं, हर एक एटम का जो शेयर है इस यूनिट सेल में 1/4 है, प्लस एक एटम जो है बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स और टोटल लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल 2 हो गए। This is not 1. So this is PQRS is the example of a non-primitive unit cell. एग्जाम में अगर आता है what is a unit cell, what are the types of unit cell, तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल फिगर बना के जो है एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल के तौर पे बताना है कि how ABCD is a primitive unit cell and PQRS is a non-primitive unit cell. ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए जो इसमें नहीं मेंशन्ड है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम क्या होता है यूनिट सेल का, सबको पता है, जो पैरेललोपिपेड है उसका वॉल्यूम होता है मॉड ऑफ, ये सबने पढ़ा है वेक्टर्स में, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड मॉड ऑफ ए डॉट, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो ये अपनी बुक में लिख लो, mod of A dot B cross C is the volume of parallelepiped or the volume of unit cell in 3 dimensions. तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल जो है वो पैरेललोपिपेड होता है, तो उसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड विच इज मॉड ऑफ A dot B cross C. ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये जो है न्यूमेरिकल में आ जाता है, तुम्हें ए वेक्टर गिवन होगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और क्वेश्चन होगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यू शुड नो द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड सिंस द शेप ऑफ द यूनिट सेल इज अ पैरेललोपिपेड। सिमिलरली 2 डायमेंशंस में जो वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का वो होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस B. Mod of A cross B is the volume of the unit cell in 2 dimensions, which is also the volume of this parallelogram. ABCD क्या है, पैरेललोग्राम बन रहा है ना, तो इसका वॉल्यूम होगा mod of A cross B. So mod of A cross B is the volume of unit cell in 2 dimensions and mod of A dot B cross C is the volume of unit cell in 3 dimensions. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लैटिस पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, the lines drawn parallel to the lines of intersection of any 3 faces of a unit cell which do not lie in the same plane are called crystallographic axis. जैसे ये मैं x y z बोल रही थी ना, जो this OX, OY and OZ, these are known as the crystallographic axis, जिसके along हमारे primitive translational vectors होते हैं A, B और C, जिनको हम primitive translational vectors बोलते हैं। A, B, यहाँ पे होगा A वेक्टर, यहाँ पर है हमारा B वेक्टर और यहाँ पर है C वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरफेशियल एंगल्स। The angles between the 3 crystallographic axes are called interfacial angles और उनको डिनोट करते हैं बाय अल्फा, बीटा एंड गामा। इसको याद रखना है। इस फिगर को अपनी बुक में ठीक कर लो, ये फिगर गलत है। जो ए वेक्टर है उसके अपोजिट जो एंगल बनता है दिस, इसको कहते हैं अल्फा, नॉट बीटा। ठीक है, और बी के ऑपोजिट में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं बीटा। अपनी बुक में इसको करेक्ट कर लो सब। और सी के ऑपोजिट जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं गामा। ठीक है, सो दिस अल्फा, बीटा एंड गामा विच आर द एंगल्स बिटवीन द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, दीज आर नोन एज इंटरफेशियल एंगल्स। अल्फा जो है वो एंगल होता है बिटवीन OY एंड OZ, बीटा एंगल होता है बिटवीन OX एंड OZ, गामा एंगल होता है बिटवीन OX एंड OY।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स क्या है? द थ्री साइड्स ऑफ द यूनिट सेल आर नोन एज प्रिमिटिव्स। मैंने बोला था प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। देयर मॉड ए, दैट मींस ए इज द length of this side of the unit cell, B is the length of this side of the unit cell, and C is the length of the this side of the unit cell. और इस A, B और C को हम कहते हैं primitives, which represents the sides of the unit cell. तो अगर ये A है तो ये भी A होगा, इसकी लेंथ भी A होगी। ये B है तो इसके पैरेलल इसकी लेंथ भी B है, इसकी लेंथ भी B है। ये C है तो इसकी लेंथ भी C है, इसकी लेंथ भी C है, इसकी लेंथ भी C है। So the three sides of the unit cell, they are known as primitives, which are represented by A, B and C. ठीक है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो आज हमने क्या किया? यूनिट सेल क्या होता है, the types of unit cells, primitive and non-primitive unit cell. Primitive unit cell में we have lattice points at the corners. It has one lattice point per unit cell. Whereas non-primitive unit cell जो है उसमें जो है at the number of lattice points है per unit cell, they are more than one. तो अब हमने यूनिट सेल कर लिया, लैटिस पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल भी देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रिस्टल सिमेट्री ऑपरेशंस इन एलिमेंट्स। इस टॉपिक को करने से पहले हमें एक टॉपिक और करना है, विच इज विग्नर-साइड्स यूनिट सेल और विग्नर-साइड्स प्रिमिटिव सेल। ये जो विग्नर-साइड्स प्रिमिटिव सेल टॉपिक है ये मॉडर्न में गिवन नहीं है, ये हम आर्चांद में से करेंगे। इट इज ऑन पेज नंबर 15 ऑफ योर आर्चांद बुक। ये जो विग्नर-साइड्स प्रिमिटिव सेल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक एग्जाम में आता है, मैं इसीलिए करा रही हूँ। नाउ विग्नर-साइड्स प्रिमिटिव सेल जो है वो क्या होता है, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, दैट व्हाट इज विग्नर-साइड्स प्रिमिटिव सेल एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द विग्नर-साइड्स प्रिमिटिव सेल। इसमें जो एक चीज है वो है इसकी स्पेलिंग ठीक करो, इसकी स्पेलिंग गलत है, SEITZ, ठीक है, विग्नर-साइड्स प्रिमिटिव सेल। ना ये टॉपिक बहुत सिंपल है और शॉर्ट भी है, बस इतना ही टॉपिक है ये ना। प्रिमिटिव सेल जो है हमने बोला वो सेल होता है जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल 1 होता है। ठीक है, तो वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब ऑल ऑफ द एटम्स जो है दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ठीक है, अब क्या है, एक और दूसरा प्रिमिटिव सेल है विच इज विग्नर-साइड्स प्रिमिटिव सेल। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो हाउ टू ड्रॉ द प्रिमिटिव सेल? फर्स्ट पॉइंट, first select any point on the lattice and connect this point to the all nearby lattice points by drawing lines. सिंपल है, ये डायग्राम है, यहां से समझते जाओ इसको। सबसे पहले एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, एक लैटिस पॉइंट को। तो हमने इस लैटिस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके आसपास जितने भी नेबरिंग लैटिस पॉइंट्स हैं उन सबको इससे ज्वाइन करो बाय ड्रॉइंग दी लाइंस। तो इन सबको ज्वाइन कर दिया, सारे लैटिस पॉइंट्स को एक सेलेक्टेड लैटिस पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। तो हमने इन सब लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, विच आर दी नेबरिंग लैटिस पॉइंट्स। जो नियर बाय लैटिस पॉइंट्स हैं उन सबको हमने ज्वाइन कर दिया to the selected lattice point by drawing the line. ठीक है, now second step is at the midpoint and normal to these lines draw new lines or planes. ये जो हर एक लाइन जो हमने कनेक्ट करी है हमारे selected lattice point और neighboring lattice point के बीच में, उसके सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ करो।
ठीक है, सबके सेंटर से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करो। ये लाइन जो है, ये लैटिस पॉइंट थोड़ा दूर है तो इसका नॉर्मल जो है वो थोड़ा दूर होगा। ऐसे हमने सारे लाइंस के मिड पॉइंट पे नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए। नाउ द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम enclosed in this way is the new primitive cell, and here also there is density of 1 lattice point per primitive cell. अब ये जो हमने नॉर्मल्स ड्रॉ करे, इस नॉर्मल को ड्रॉ करके हमारे पास एक नया यूनिट सेल आ गया जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, एंड दिस प्रिमिटिव यूनिट सेल इज नोन एज विग्नर-साइट्स प्रिमिटिव सेल। ये जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का, दिस इज द मिनिमम वॉल्यूम। प्रिमिटिव सेल की दो प्रॉपर्टी होती हैं, इट हैज 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, सेकंड इट इज अ मिनिमम वॉल्यूम यूनिट सेल। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो यूनिट सेल आया उसका वॉल्यूम भी मिनिमम है, एक के पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट शुड हैव 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। अब इसमें देखो, इस यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स हैं उन पे तो कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक लैटिस पॉइंट है एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, 1. So it has also 1 lattice point per unit cell. So this is nothing but the primitive cell which is known as Wigner-Seitz primitive cell. So the cell that is formed in this way is called Wigner-Seitz primitive cell. In Wigner-Seitz cell, the lattice point is at the center of the primitive cell. Whereas in conventional primitive cells, जो हमारे normal primitive cells होते हैं, उनमें जो लैटिस पॉइंट्स हैं, they are basically situated at the corners. However, in Wigner-Seitz unit cell, the lattice point is not situated at the corners. It is basically situated at the center of the primitive cell. ठीक है, और ये primitive cell जो है, ये select करने का क्या फायदा होता है? Why we use this Wigner-Seitz primitive cell? This is used to simplify the theoretical कैलकुलेशंस। इसमें क्या है, सिर्फ एक लैटिस पॉइंट है, वो भी सेंटर पे है, तो इससे जो है थोड़ी कैलकुलेशंस जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना ही करना है विग्नर-साइट्स प्रिमिटिव सेल में, एग्जाम में आता है। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर, then you have to write that how we can construct a Wigner-Seitz primitive cell. So you have to write these 2 points, then you have to write that this is a primitive cell since it is a minimum volume cell, and also it has only 1 lattice point per cell. The only difference between the Wigner-Seitz primitive cell and the conventional primitive cell is that in conventional primitive cell, all the lattice points are situated at the corners. However, in Wigner-Seitz primitive cell, the lattice point is basically situated at the center of the primitive cell. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यूनिट सेल जो है वो खत्म हो गया आज। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल सिमेट्री, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।